जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भूगोल के एनसीईआरटी सेशन में, जहां आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी इन डिटेल। सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है और खास करके क्लास 9 और 10 का महत्व क्या है। तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी ये है कि आज पूरे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम ये घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके एनालिसिस के तहत ये परिणाम निकला है कि क्लास 9 और 10 का जो एनसीईआरटी है वो पीआरटी और 6 to 8 के लिए रामबाण इलाज साबित होने वाला है। तो अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जो हैं वो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, तो एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि भैया क्लास 9 और 10 से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, अधिकांश क्वेश्चन। तो फिर से आपको बता देते हैं कि ये क्लास 9वीं की एनसीईआरटी किताबों से निकाला हुआ क्वेश्चन है। ये केवल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, यानी कि इसके जितने भी डेटाज हैं, इसके जितने भी आंसर्स हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यहां आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लास जो है क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और आपको उसके आंसर बताए जाएंगे, ताकि परीक्षा में जब उस प्रकार की क्वेश्चंस आपसे पूछी जाए तो आप तत्परता से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज 100 क्वेश्चंस का ये क्लास 9 का एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आए हैं। मेरा नाम हुआ अंकेश सिंह और मैं द ऑफिसर्स एकेडमी का भूगोल का शिक्षक हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि 36 आएंगे 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। तो बिल्कुल उस 36 और 36 के आंकड़ों के बीच में जो सही बात है वो है भूगोल का मार्क्स। और भूगोल का मार्क्स ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 9वां और जो कल क्लास होने वाला है 10वां, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम आपके जीवन को बदल देने वाला सीरीज है। तो ये क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं तो यहां के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन जो है आपके टीआरई में पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरह से सेट किया गया है कि आपके टीआरई में क्वेश्चंस हैं, ये प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन 9वां और 10वां का ही आपके पीआरटी 6 to 8 और टीजीटी में आता है। तो फिर से बता देते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है अगर केवल आप प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। तो आपका केवल काम है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है वो देखिए और उसका उत्तर क्या है केवल वो देखिए। एक्सप्लेनेशंस ओरिएंटेड ये सेशन नहीं है, और अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका समय की बर्बादी हो जाएगी। तो जब हम सेशन शुरू करेंगे तो हमारे और आपके बीच में बस 2 चीज ही होगा, वो होगा एक क्वेश्चन और एक उसका आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर, और साथ में अगर कहीं आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो आप हमसे बात करिएगा, हम उस पर जरूर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो जी हां, तो अब शुरू किया जाए बिना समय बर्बाद किए हुए। और फिर से बता देते हैं साथियों, अगर आपका सपना है बिहार शिक्षक भर्ती पास करने का, एक भावी शिक्षक बनने का, और अगर आप भूगोल में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यही वो 2 क्लास है, क्लास 9वां और क्लास 10वां पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए और टीजीटी के लिए। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके क्वेश्चंस बना लेते हो, तो ये वादा किए जाते हैं, हम भी यहीं रहेंगे, ये सेशन भी यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहिएगा, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो तहे दिल से ये वादा किए जाते हैं कि यहां से अधिकांश क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये तार्किक क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया और बहुत मेहनत से बैठ करके हमने ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया है। और यहां आपको विभिन्न प्रकार के पहलू देखने को मिलेंगे केवल एनसीईआरटी के बेस्ड। तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से एक थम्स अप दे दीजिए कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं सेशन की शुरुआत के लिए। तो जल्दी से एक थम्स अप, हम चाहते हैं हमारे समस्त भारत के भविष्य जो है पूरी ऊर्जा और पूरी जो एकाग्रता से एक थम्स अप दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सेशन को आगे लेकर के जाएं। और हम दोनों के बीच में केवल 2 चीज होगा,
क्वेश्चन और उसका आंसर, और आपका भी काम केवल यही होगा कि क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर बताइए, ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन से आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कर ले। क्लियर है? चलिए, तो बिना समय देखिए, पीजीटी के लिए हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 का सेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। भूगोल का सेशन क्लास पीजीटी के लिए लेकर के आए हैं 11 और 12 का। ये ऐसा नहीं है कि 9वां और 10वां से क्वेश्चन पीजीटी में नहीं आएगा। हम बोले मुख्यतः पीआरटी और 628 और टीजीटी जो है, यहां से प्रश्न आपका बनेगा। क्लियर है? तो 10वीं और 9वीं जो है आपके लिए, और पीजीटी वालों के लिए 11वीं और 12वीं की किताब हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो चलिए 9वां का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5% है। यह स्टेटमेंट गलत है। आपका जो है 2.4% एनसीईआरटी कहता है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 और देश हैं। जी हां, तो यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से ऑलरेडी 6 देश और है जो बड़े हैं। यानी कि आपका जो है विचार करने पर कौन सा कथन सही है, तो दो आपका सही है। तो आंसर जो है 2 है। तो इस तरह के आंसर जो है आपके आने वाले हैं परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए यहां एक सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। आप लोग के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलो, सभी लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सभी लोगों को? अब आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गई थी, उम्मीद करते हैं कि आवाज आ रही होगी। तो यहां आपका देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित किया गया है। तो सही ढंग से कौन सा जो है सुमेलित किया गया है। सभी लोगों को आवाजें आ रही हैं? बिल्कुल, बैटरी में इश्यू नहीं था, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो अब चीजें जो है सही कर दी गई हैं। तो यानम जो है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। माहे केरल, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 तीनों जो है आपका सही उत्तर है। यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुदुचेरी 3 राज्यों में जो है आपका यानम कहते हैं आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी को, कराईकल तो यह सही, या तो याद रखिएगा, और यह फिर कराईकल तमिलनाडु, तो तक और मौक, ठीक है ना। तो माहे केरल में है, माहे केरल, तो याद रखिएगा केरल माहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, याद रखिएगा। फिर से कह दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है आपका, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंख जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो आंख बंद करके टिक कर देना है, भारत और श्रीलंका। तो ये आपका क्या है, ये आपका भारत है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन जल संधि है, तो याद रखिएगा पाक जल संधि है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि ये है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाक जल संधि, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा बनाता है, यानी कि आपका भूमि सीमा भी बनाता हो और साथ में आपका
तटीय सीमा भी बनाता हो तो वो कौन सा राज्य है? तो क्या राजस्थान तटीय सीमा बनाता है? नहीं साथियों, राजस्थान तटीय सीमा नहीं बनाता है। गुजरात बनाता है? जी हां। पश्चिम बंगाल जो है बनाता है। क्या मिजोरम तटीय सीमा बनाता है? नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4, और 2 और 4 जहां भी होंगे डी यानी कि आपका सही उत्तर है। डी आपका सही उत्तर है, 2 और 4। सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 और 4 यानी कि आपका गुजरात और पश्चिम बंगाल अंतर ये आपका भूमि सीमा और साथ साथ आपका तटीय सीमा दोनों बनाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको विचार करने के लिए कह रहा है और सही बताने के लिए कह रहा है। भारत की उत्तर से दक्षिण की सीमा दूरी पूर्व से पश्चिम सीमा से अधिक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो है वो अधिक है पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर। तो आप सच बताइए कि कौन बड़ा है? तो जी हां, ये बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का मानक अम्योन्तर माना गया है। 82.5 डिग्री कहां से गुजर रहा है? तो प्रयागराज से गुजर रहा है, और प्रयागराज के मिर्जापुर के पास नैनी गांव है। नैनी गांव से ही भारत का समय मानक रेखा गुजरता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। तो एक और दोनों जो है आपका यानी कि सी जो है सही उत्तर होगा। आपको कल परसों ही हमने पूरा डिटेल रिवीजन करवाया था और आप देख रहे होंगे कि उसका बहुत ज्यादा मदद आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सभी चीजें हमने पहले ही करवा दिया है आपको। भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब भी यहां सही और असत्य या असत्य होगा अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, यह स्टेटमेंट गलत है, 7वां है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4 है, बिल्कुल सही है। पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है और कर्क रेखा के ऊपर में शीतोष्ण भूमि है, शीतोष्ण भूमि, और नीचे जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो पूरा भूमि उष्ण कटिबंध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक जो है निर्धारित किया गया है। तो अभी तुरंत हम लोग बोले जी हां ये बात सही है। तो आपका कौन सा सही है? 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 यानी कि डी जो है आपका सही है। डी और आपका 2 और 4 सही है, डी आपका सही है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आपको फॉर्मूला बताए थे, गुरम सीजे वटम, गुरम सीजे बटम। तो याद रखिएगा। तो गुजरात हां होगा, उत्तर प्रदेश यू है नहीं है, छत्तीसगढ़ सी मतलब छत्तीसगढ़ है, जे से झारखंड है। तो 1 2 और 4 तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसमें जहां भी 3 होगा वो आंसर गलत हो गया। तो यहां 3, यहां 3 और यहां 3, तो ये सभी आंसर गलत है, यानी कि आपका आंसर ए हो जाए। देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में भी अपने आप को थोड़ा सा उत्तेजित नहीं करना है, आपको एकदम सोच विचार करके आंसर करना है। ये जो कि एनसीईआरटी सीरीज है और आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है सब कुछ, और हाल 2 दिन पहले ही एक 11.5 घंटे का जो क्लास लिया गया था मेरे द्वारा, जिसमें डिटेल एनालिसिस करवाए हैं सभी चीजों के बारे में। तो वहां भी आप जाकर के देख सकते हैं कि नई नई चीजें क्या हैं। तो यहां आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लक्षद्वीप किसका एक समूह है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप एनसीईआरटी के अनुसार 36 द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, यानी कि ये जो सही है। वहीं अगर अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो ये कितने द्वीपों का समूह है? तो 572 द्वीपों का समूह है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के पूर्वी भाग में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्वी भाग में पर्वत श्रृंखलाएं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाती हैं, सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार के साथ जो सीमा बनाती है उन्हें हम लोग कहते हैं सीमा। कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है ना? पढ़ाने के बाद आसान लग रहा है ना? पूर्वांचल कहते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है।
सच सच बताइए कैसा लग रहा है सेशन साथियों? आसान लग रहा है ना? क्वेश्चन लग रहा है ना? कह रहे यार बहुत आसान है, सब कुछ सर आपने पढ़ा दिया है पहले ही। तो यही खासियत है साथियों कि जब हम बोलते हैं कि पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल। और ये एनसीईआरटी का, ये हम सेट नहीं किए हैं, ये एनसीईआरटी का है। और यहां जो क्वेश्चन है आपको आंसर भी एनसीईआरटी का ही मिलेगा। तो एक डिटेल एनालिसिस आपको करवाया गया था। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गोवा के दक्षिण, तो गोवा आपको याद करिए तटीय मैदान, तो भारत का तट पढ़ाए थे, भारत का तट। और भारत का तट में बताए थे कि आपका गोवा के नीचे जो है, गोवा से लेके मंगलोर तक क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। याद रखना है, कन्नड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? तो गोवा के नीचे जो है, गोवा के ऊपर क्या है? कोंकण तट। गोवा के ऊपर कोंकण तट और गोवा के नीचे आपका कन्नड़ तट। और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक क्या बताए थे? कन्याकुमारी तक आपका है मालाबार तट। तो मालाबार तट, तो याद रखिएगा। तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी इसका सही उत्तर हो गया। गुरु शिखर उच्चतम बिंदु किसकी है? अरावली की। तो 1722 मीटर गुरु शिखर है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? तो ये आपका भारत है, और भारत तीन तरफ से आपका ये अरब सागर हो गया, अरब सागर। ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। अब बताइए कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या बताया गया है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो इसे प्रायद्वीप कहेंगे, यानी कि पेनिनसुला कहेंगे। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, जिसके तीनों तरफ वाटर होते हैं, यानी कि जल होता है। अगर चारों तरफ जल है तो उसको क्या कहेंगे? चारों तरफ अगर जल है, याद रखना है, चारों तरफ अगर जल है तो वो द्वीप हो जाएगा, वो द्वीप हो जाएगा, यानी कि आइलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइलैंड हो जाएगा। लेकिन तीन तरफ जब जल होता है तो उसे द्वीप नहीं, प्रायद्वीप कहते हैं, यानी कि पेनिनसुला कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, माजुली नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। तो आपको पढ़ाए हुए हैं माजुली। तो माजुली विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, सबसे बड़ी नदी द्वीप है, सबसे बड़ी नदी द्वीप। तो जल्दी से बताइए कि ये कौन सी नदी पर सबसे बड़ी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी। तो ब्रह्मपुत्र पे, यानी कि माजुली कहां पर है? असम में है। और असम में कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जिसका नाम है मजूली। तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। खंबात की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये भारत है। तो ये वाला जो भाग है आपका, ये है खंबात की खाड़ी। ये क्या है? ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और ये वाला जो भाग है साथियों, तो अरब सागर में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा, यानी कि सी। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी खाड़ी है, ये वाली, तो ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। याद रखना है, कच्छ की खाड़ी है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला जो है ये कौन सी खाड़ी है, यहां आपका श्रीलंका है, तो यहां आपकी कौन सी खाड़ी है? तो ये वाली जो खाड़ी है, ये वाली, इसे हम लोग मुन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुन्नार की खाड़ी, मुन्नार की खाड़ी। क्लियर है? और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इतने सारी खाड़ी भारत के चारों ओर विराजमान है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपको रिवीजन करना है तो केवल ₹2 में पेड बैचेस में बिहार
पुलिस एवं बिहार शिक्षक भर्ती के संपूर्ण रिवीजन होंगे। तो आज ही जुड़िए द ऑफिसर्स एकेडमी के पेड बैचेस के साथ, जहां आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं सभी विषयों का तार्किक रूप से, ठीक है ना। तो जुड़ना ना भूलें, केवल 2 रुपए में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो कथन दिए हुए हैं उस पर विचार करना है और आपको दिए गए कुट का चयन करना है सही उत्तर का, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली दुनिया की सबसे बड़ा निवासी द्वीप है, बिल्कुल। कोरल पॉलिप्स अल्पकल्प सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही है, जो उथले कीचड़े मुफ्त गर्म पानी में पनपते हैं। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करिए, तो इसमें दोनों हो जाएगा आंसर, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक साथ दोनों ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मजूली और कोरल पॉलिप्स क्या है? अल्पकालिक सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल। और जो उथले हुए पर गर्म पानी में पनपते हैं, तो हाँ, नो डाउट आपके सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? केवल नहीं, कीचड़ मुक्त यानी कि सेडिमेंट फ्री, सही है ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट सही है। दुन लघु हिमालय और बीच अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, तो दुन कहां फेमस है? दुन किसके लिए? जैसे देहरादून, दुन को दूसरे भाषा में और क्या कहते हैं? दुन को ही द्वार कहते हैं, दुन को द्वार, जैसे हरिद्वार, दुन को ही द्वार कहते हैं। तो ये कहां देखने को मिलते हैं साथियों? तो ये आपके समझे? तो शिवालिक जो है दुन के लिए फेमस है। तो दुन लघु हिमालय और के बीच अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। तो एक तरफ आपकी लघु हिमालय है, एक तरफ लघु हिमालय, और दूसरा जो है आपका यहां शिवालिक है, यहां शिवालिक है, और शिवालिक पर ही आपका स्थित है क्या है? दुन। तो ये फेमस है किस चीज के लिए? दुन। तो ये शिवालिक का भाग है साथियों, यानी कि सी। निम्नलिखित कथनों पर याद रखना है, यहां आवाज आ रही है सभी लोगों को? सभी लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तुंगभद्रा नदी का उद्गम बिंदु पश्चिमी घाट में है, बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है, यह भी सही बात है। तो यहां दोनों ऑप्शन जो आपका सही है, यानी कि सी हो जाएगा दोनों। अब सबसे पहले आपको बता देते, तुंगभद्रा की अगर बात करें तो तुंगभद्रा जो है ये 2 धाराओं से बना है, एक तुंगा नदी और दूसरा जो है भद्रा नदी है, और भद्रा नदी। तो 2 नदियों से बना हुआ है, तुंगा नदी और भद्रा नदी, और ये दोनों जहां एक स्थान पर संगम करता है वो तुंगभद्रा कहलाता है। ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसका? कृष्णा की सहायक नदी, याद रखिएगा। और यहीं पर आपका तुंगभद्रा नदी के पास ही है रायचर द्वाब। तो रायचर द्वाब याद रखना है, रायचर द्वाब आप सुने होंगे, रायचूर द्वाब, ये इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण द्वाब था। तो रायचर द्वाब यहीं पर अवस्थित है। दूसरा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा। अरमाकोंडा का ही नाम है आपका जिंदगढ़ा, याद रखना, आपको बताए हैं। जिंदगढ़ा जो है, जिंदगढ़ा आपका ये किसका है? तो जिंदगढ़ा जो है आपका अरमायोंडा को ही करते हैं, अरमाकोंडा को, और ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्रा, जब भी आपको कोंडा जैसे शब्द मिलेंगे, कोंडा मतलब आंध्र प्रदेश, तो आंध्रा में है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो सी इसका, यानी कि 1 और 2, ठीक है ना। तो सही कथन यहां बोल रहा है, तो दोनों सही कथन है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा कथन सही है। तो पश्चिमी घाट असंत और अनियमित है, और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। तो दिए गए सही विकल्प चुनना है। तो पश्चिमी घाट असंतत और अनियमित है, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। ये एकदम नियमित है, यानी कि एकदम लंबे चेन है, कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग चेन है। तो याद रखिएगा। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, अरमाकोंडा जो है, जिंदगढ़ा,
ये आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? महेंद्रगिरी दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है। तो एनसीईआरटी के पुराने किताबों में एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है वो 1501 मीटर है, 1501 मीटर। तो एनसीईआरटी एक पुराना कंपाइलेशन है, तो बिल्कुल यहां आप सही हैं। अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में होगा तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। लेकिन यहां ऑप्शन में महेंद्रगिरी नहीं था, इसलिए आपका महेंद्रगिरी आंसर नहीं होगा। साथियों, क्या आपने समझ लिया मेरी बातों को? जी हां, अगर ए बी सी डी में अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन होगा तो आपको महेंद्रगिरी ही टिक करना है, 1501 मीटर, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। लेकिन जो कि ये एनसीईआरटी पुरानी है, तो आपका महेंद्रगिरी ना होकर के जिंदगाड़ा यानी कि अरमाकोंडा होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है इस टाइप का ना होकर के अगर ऑप्शन ए जिंदगाड़ा, ऑप्शन बी आपका महेंद्रगिरी, तो ये बिहार शिक्षक भर्ती है। और बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी कोई आंसर नहीं जानता है सिवाय एनसीईआरटी का। तो अगर एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी है तो महेंद्रगिरी को ही टिक मारना है। देखिएगा आंसर की में महेंद्रगिरी ही होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां महेंद्रगिरी कहीं भी वर्णन नहीं है, यहां अरमाकोंडा वर्णन है। तो जिंदगढ़ा इसी का नाम है और ये 1690 सबसे ऊंची चोटी है। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है साथियों, नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में होगा तो टिक मारना पड़ेगा साथियों, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट नियमित है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में बहने वाली द्वारा विच्छेदित है। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो केवल आपका कौन सा सही हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बी जो है आपका 2 है, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। अरे भाई, हम एकदम बोका बच्चा हो क्या? हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोले कि अगर ऑप्शन में यहां अगर क्वेश्चन होता और उसमें अरमाकोंडा और आपका महेंद्रगिरी दोनों ऑप्शन होता तो महेंद्रगिरी होता आंसर। समझ में आ रहा है ना? यहां महेंद्रगिरी ऑप्शन में है ही नहीं, तो अरमाकोंडा भी आपका सबसे ऊंची चोटी है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। समझो ना क्या बोल रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तुम्ही लोग के लिए ना, मार्क्स किसको दिलवाएंगे हम? क्यों गलत हम तुमको बताएंगे? गजब हाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भांगर की मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बिल्कुल। तो भांगर कहिए या भांगर कहिए, दोनों एक ही चीज है। खादर मिट्टी का नवीनीकरण हर साल किया जाता है, बिल्कुल। हर साल बाढ़ में खादर मिट्टी यानी कि नवीन जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं जलोढ़, आपका एक नवीन और एक आपका पुरानी। पुरानी को हम लोग क्या कहते हैं? नवीन को हम लोग खादर कहते हैं। ये कल भी पढ़ाए थे परसों। और इसे हम लोग बांगर कहते हैं। बांगर कहिए या भांगर कहिए, दोनों सेम चीज है। तो आपका दोनों कथन सही है, तो सही कथन बोलना था तो दोनों, ठीक है ना। दोनों कथन आपका सही है। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? प्लीज देखिए, हम कमेंट देख रहे हैं, दैट डजंट मीन्स कि आप जो है मतलब समझिए नहीं मेरे बातों को। तो प्लीज अगर हमें लगेगा कि आप कमेंट पर जो है अच्छे से कमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो हम कमेंट से नजर हटा लेंगे, डोंट बी, ठीक है ना। तो इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनाईमुडी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, गलत बात है। अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर। तो पश्चिमी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारत का द्वीप समूह है, तो भारत का द्वीप समूह है। तो अंडमान जिसका प्रवाल मूल है, तो क्या प्रवाल मूल है अंडमान निकोबार? नहीं, ये गलत है। लक्षद्वीप का मूल जो रूप है वो प्रवाल है। तो लक्षद्वीप जो है वो मुख्य रूप से प्रवाल है। तो यहां अंडमान निकोबार नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आपको सही कथन चुनना है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी ये आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की 2695 मीटर अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये कहां पर है? अन्नामलाई। तो अन्नामलाई पर है, याद रखिएगा। ये पश्चिमी घाट की यानी कि
सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का द्वीप समूह है, हाँ ये सही है, लेकिन इसका प्रवाल मूल रूप नहीं है। तो आपका मूल लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप कहते हैं, ना कि अंडमान निकोबार को। तो लक्षद्वीप इसका सही होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी। एम आई क्लियर एवरीवन? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी याद रखिएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर तेराई बेल्ट के दक्षिण में पुराना जलोढ़ जमा है, बांगर तेराई के दक्षिण में नया जलोढ़ निक्षेपण है। निम्नलिखित में से दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। अब इसको समझिए, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ गए। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो पीआरटी वाले यहां थोड़ा लॉजिक लगाइए कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, तुरंत एक मानचित्र सुंदर सा बना दीजिए, और सुंदर नहीं आता है तो बदसूरत सा भी एक मानचित्र बना दीजिए, लेकिन बिना मानचित्र के ये क्वेश्चन आपसे सही नहीं बनेगा। तो ये क्या कह रहा है? तेराई बेल्ट। तेराई बेल्ट कौन है? तो मान लीजिए ये आपका बिहार है, ये आपका बिहार है, और बिहार का ये वाला जो भूमि है ये तराई बेल्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपके जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, ये आपके तेराई क्षेत्र कहलाते हैं। एक पतला सा पट्टी है तेराई क्षेत्र का, उत्तरी बिहार। अब देखिए, खादर तेराई बेल्ट के दक्षिण में पुराना जलोढ़ मिट्टी है। अब आप बताइए, क्या खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं? खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। फिर देखिए, बांगर तेराई के दक्षिण में नया जलोढ़ निक्षेप है, तो क्या भांगर को नया जलोढ़ कहते हैं? तो तेराई के दक्षिण में आपका गंगा कहां से बह रही है साथियों? तो गंगा यहां से बह रही है। तो गंगा के बगल में हर साल क्या होता है? गंगा के बगल में आपका हर साल नई जलोढ़ यानी कि नवीन जलोढ़ आती है। तो गंगा के पास खादर होगा। तेराई के दक्षिण में कौन होगा? तेराई के दक्षिण में आपका भांगर होगा। तो भांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ आपकी तेराई के दक्षिण में, और भांगर के दक्षिण में खादर होगा। तो याद रखिएगा सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तेराई, और उसके दक्षिण में बांगर, और बांगर के दक्षिण में आपका खादर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो ये आपका, जब तक आप इस तरह से मानचित्र के साथ नहीं बनाइएगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए कहें कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका ना एक होगा ना दो होगा, यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, धरती का कोई ताकत जो है आपको गलत नहीं करवा पाएगा। और एक बात और आपको बता देते हैं कि भैया, अगर जीवन में कुछ है करना तो बस आज ही है वो समय, और हर दिन की तरह आज एकदम मेहनत से पढ़िए। बस एक शब्द जो है आपको बोलेंगे कि कुछ कर गुजरने का अगर ठान लिया है, सागर की गहराई को मापने का ठान लिया है, तुझे क्या कोई रोक पाएगा अगर तूने अपनी ताकत को पहचान लिया है। तो बस अपनी ताकत को पहचानिए और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। पठार का अन्य पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि झुकाव जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही बात है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। बिल्कुल, ये प्री कैम्ब्रियन में याद रखिएगा बना हुआ सबसे, गोंडवाना से भी पुराना भाग है, गोंडवाना का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना का हिस्सा है, गोंडवाना। तो याद रखना है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो सबसे भारत का पुराना ये आपका भूभाग है। भारत में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी अवस्थित है। तो जी हां, ये आपका भारत है, और भारत में ये वाला भाग में आपका पश्चिमी और आपका ये सारे क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये सारे क्षेत्रों में आपकी काली कपास मृदा पाई जाती है, काली कपास। और काली कपास को ही हम लोग रेगूर मृदा कहते हैं, रेगूर मृदा। तो ये आपकी, जी हां, ये भी। तो तीनों स्टेटमेंट जो है साथियों आपका सही है, और तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 यानी कि डी जो है आपका
सही उत्तर हो जाएगा। एम आई क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? यह भी क्वेश्चन हम 11 घंटे 11.5 घंटे की क्लास में डिस्कस किए थे। अरावली नहीं, एक राज्य से अधिक है। सतपुड़ा एक राज्य से अधिक है। सह्याद्री एक राज्य से, तो आपका हो जाएगा अजंता। और अजंता जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके अलावा हरिश्चंद्र हो गया, बालाकोट हो गया, बालाघाट हो गया, ये सभी, एलिफेंटा हो गए, ये सभी आपके महाराष्ट्र में ही अवस्थित हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, नर्मदा और तापी नदियां कहां बहती हैं? तो विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा, राजमहल पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। अब ये बताइए कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, अरे भाई कहां बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, क्या विंध्यन, सतपुड़ा, ये कोई ऑप्शन हुआ? ये गलत क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को राजवीर सिंह यानी कि अंकेश सिंह जो है खंडित करता है, और ऐसे क्वेश्चन जो है अमान्य है। आप खुद सोचिए, आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी, यहां क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? भ्रंश से बहती है। कहां से बहती है? भ्रंश से बहती है। तो भ्रंश घाटी जो है आपका सही उत्तर होना चाहिए था। यह है आपका विंध्याचल, यह है आपका विंध्याचल, और विंध्याचल के नीचे है आपका सतपुड़ा। और ये दोनों जो है साथियों, ये दोनों आपके ब्लॉक पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत, और ये भी आपका ब्लॉक पर्वत है। तो आपका जो नर्मदा है वो किस घाटियों से, किस भ्रंश से बहती है? तो इस दिशा में बहती है, पश्चिमी दिशा में। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी को हम लोग नर्मदा कहते हैं, जो पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और सतपुड़ा के दक्षिण से पश्चिमी दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सही भी मानते हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो इसी के लिए निश्चिंत रहिए, जहां जैसा जरूरत होगा वहां उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, हम अंकेश सिंह हैं, क्वेश्चन गलत होगा तो भी उसको सही कर देंगे, आंसर गलत होगा तो भी उसको सही कर देंगे, क्योंकि इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। TRE1, TRE2, TRE3 का जो कैंसिल हुआ है उसका एक्सपीरियंस कहते हैं। और एक्सपीरियंस के कारण अगर जो भी शब्द निकलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में या तो आया है या तो आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वुलर झील कहां पर स्थित है? वुलर झील, वुलर झील की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। तो याद रखिएगा ये कहां पर अवस्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और इस वुलर झील को पानी कौन देता है? तो इस वुलर झील को झेलम पानी देती है, झेलम नदी पानी देती है। और झेलम नदी कहां से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, अनंतनाग जिले से, याद रखना है, अनंतनाग जिले से निकलती है। और कुंड का नाम है वेरीनाग कुंड, याद रखना है, वेरीनाग कुंड नाम है इसका, तो याद रखना है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी का झील है? तो सांबर, दाल, वुलर, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर जलाशय है, और ये जलाशय जो है, याद रखिएगा, जलाशय ये विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण बांध, याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बांध, भारत का गुरुत्वाकर्षण बांध जिसका नाम है भाखरा नंगल बांध, भाखरा नंगल बांध। तो भाखरा नंगल बांध, तो यहां से आपकी ये जलाशय बनाया गया है। वुलर जो है मीठे पानी, दाल जो है मीठे पानी। तो आपका जो आंसर है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका कौन? आंसर हो जाएगा सांभर झील। तो सांभर झील जो है ये सॉल्टी है, सॉल्टी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आंसर ए जो है आपका सही उत्तर है। राजस्थान में सांभर झील है, कहां पर है? राजस्थान, राजस्थान में सांभर झील है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटियों, देखिए ये क्वेश्चन हुआ, तो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो तापी, तुंगभद्रा, कृष्णा महानदी,
तो आंसर हो जाएगा तापी नदी भ्रंश घाटी से सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है, सतपुड़ा के दक्षिणी भ्रंश से बहती है, याद रखिएगा दक्षिणी भ्रंश से होकर बहती है, दक्षिणी भ्रंश से होकर बहती है। क्लियर है? तो सतपुड़ा के दक्षिणी भ्रंश से होकर के बहती है, यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के, अच्छा एक बात यहां एक और बता देते हैं, आप लोग को शायद नहीं पता है, क्वेश्चन हम वहां करवाए हुए हैं। आपका जो दामोदर नदी है, दामोदर भी भ्रंश से बहती है। ये कौन भ्रंश है? मुंडेश्वरी भ्रंश से बहती है, मुंडेश्वरी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिएगा मुंडेश्वरी भ्रंश घाटी से होकर के दामोदर नदी बहती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो याद रखिएगा गोदावरी जो है भारत की दूसरी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया, और लॉन्गेस्ट याद रखिएगा लॉन्गेस्ट इन दक्षिण भारत। तो लॉन्गेस्ट इन दक्षिण भारत, व्हाट इज द लंबाई? तो लंबाई इज 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, और महानदी 851 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर एंड तापी इज 724 किलोमीटर। एंड दिस इज ऑल द डेटा ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डेटाज हैं, तो याद रखिएगा नो 1450 माय फ्रेंड, 1465 इट इज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का स्रोत कहां है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो याद रखिएगा मैकाल श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है, और ये कहां है? मध्य प्रदेश। याद रखना है मध्य प्रदेश में मैकाल है, और ये मैकाल किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा, सतपुड़ा का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवप्रयाग भगीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है, तो जी हां भगीरथी और अलकनंदा जहां मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा दिए गए कुल पानी का 20% उपयोग कर सकता है। तो सिंधु नदी प्रणाली द्वारा किए गए कुल पानी का 20%। देखो अगर हम चाहें ना, अच्छा हमको एक बात बताओ, आप लोग सब यहां जीनियस लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग जीनियस बैठे हुए हैं, आप बताइए तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? जल्दी से बताइएगा। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट साथियों ये क्या है, सही है या गलत है? दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है बताइए तो। दोनों सही है, दोनों सही। हाँ बाप रे, चलो यहां देखो, यहां एक वर्ड हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पढ़ो तो इसको अच्छे से। भारत सिंधु नदी प्रणाली। भारत सिंधु नदी प्रणाली का मतलब क्या होता है? इंडस रिवर सिस्टम। प्रणाली मतलब रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम के अंतर्गत कौन आ जाएगा? सिंधु आ जाएगी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। ये 6 नदियों का केवल 20% भारत को मिला है। हाँ बोलो ना भाई, ये 6 नदियों का 20% है भारत का। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, यही तो है ब्लंडर कर देते हैं ना एग्जाम में, और घर पे अफसोस आता है, अरे यार शिट ऐसे कैसे हो गया। आप खुद बोलो, सिंधु जल संधि 1960 जो है सही है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत की सिंधु नदी प्रणाली द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग कर सकता है।
भाई सिंधु नदी का 20% यूज कर सकता है, सिंधु नदी प्रणाली का नहीं, क्योंकि जैसे ही सिंधु नदी प्रणाली बोल दिए यानी कि उसकी सारी सहायक नदियां आ गई, तो झेलम और चेनाब और सिंधुए का खाली 20% भारत यूज कर सकता है। बाकी 3 नदियां रवि, ब्यास और सतलज पर उसकी जो है अनुमति है भारत को, अधिकांश नद पानियों की। तो यहां क्वेश्चन गलत है आपका, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रणाली वहां शब्द होगा ही नहीं। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, और रिवर सिस्टम का मतलब होता है रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। समझ में आया? ये स्टेटमेंट गलत है। यहां केवल आपका, अगर केवल सिंधु नदी होता तो यह स्टेटमेंट सही था, लेकिन यह क्वेश्चन सिंधु नदी प्रणाली द्वारा, तो सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु और उसकी सहायक नदियां सब आती हैं। समझ में आ रहा है ना? यही गलती करते हैं आप हड़बड़ में। हड़बड़ में सिंधु नदी देखें, 20% देखें, मारो टिक और घर पे आके मुंह बना दो, गलत हो गया। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ध्यान दो। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा आपका आंसर, इसका केवल 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर 2 जो है आपका, इसका स्टेटमेंट गलत है। यहां प्रणाली शब्द नहीं होना चाहिए था, प्रणाली लिख दिया, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है उस क्वेश्चन पे? किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें तो प्लीज, सिंधु नदी होगा, सिंधु नदी प्रणाली नहीं होगा। नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताइए। नर्मदा एक भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है, बिल्कुल सही है। आपका सी जो है दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा साथियों, आपका दोनों हो जाएगा। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी 15 केवल 999 रुपए में। आज ही जुड़िए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ, जहां आप, तो क्वेश्चन अगर आएगा कि सर 1 to 5 हम लेना चाहते हैं, कहां जुड़े, तो ऑफिसर्स एकेडमी वो सही नाम है। और आप आज ही कॉल कीजिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को और जुड़िए हमारे साथ केवल 999 रुपए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकल नदी निकाय द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी कि एक नदी निकाय द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं, बिल्कुल। और यहां ध्यान दीजिएगा, एकल नदी, अब यहां फिर से वर्ड के साथ खेला गया है, और एक ऊपरी भूमि को 2 जल निकासी घाटियों को अलग करती है, उसे विभाजक के रूप में कहते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? आज आप लोग का पसीना छूटेगा, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? एकल नदी, एकल नदी मतलब वो एक नदी, निकाय, एकल नदी निकाय द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। सही है? सही, सी हो जाएगा आंसर। क्लियर है? सी हो जाएगा आंसर, सी सी सी। ये आपका निकासी घाटी है, एक तरफ इधर गया नदी, इसको जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजन यानी कि वाटर डिवाइड। क्लियर है? आगे बढ़े। हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में बताना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, यहां की अधिकांश नदियां बारहमासी है, बिल्कुल। नदियां गाद और रेत भारी लाती है, बिल्कुल। निचले पाठ्यक्रमों में यह नदियां मिएंडर्स और ऑक्सबो झीलें का बनाती है। ऑक्सबो झील का मतलब होता है गोखुर झील, गोखुर झील। और टीआरई 3 में एक शब्द यूज किया गया है गोखुर झीलों का, चांप झील। तो ये तीनों एक ही चीज है, ऑक्सबो लेक कहिए या फिर आप चांप झील कहिए या गोखुर झील। और विश्व की सबसे बड़ी गोखुर झील है आपकी कांवर झील, याद रखना है, कांवर झील जो बेगूसराय में है, बेगूसराय। और ये आपकी याद रखिएगा। क्लियर है? कहां से अलग हुई है ये झील? तो बूढ़ी गंडक नदी से बनी है, बूढ़ी गंडक नदी से अलग हुई है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट आप, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 2 3 डी जो है आपका सही उत्तर है। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदी, श्योक नदी बिल्कुल है, रवि नदी बिल्कुल है, जांस्कर है, नुब्रा है। तो ये चारों जो है सिंधु की सहायक नदी है। यहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ है बाएं और दाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी है? तो चारों है, तो 1 2 3 4, ये चारों जो है सहायक नदियां हैं इसकी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। तो एक तरफ आ रही है आपकी भागीरथी और दूसरे तरफ से आ रही है अलकनंदा, और जहां दोनों का संगम हो रहा है इसे कहते हैं हम लोग देवप्रयाग, और यहां से बनती है गंगा नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं, यानी कि बी कहते हैं। क्लियर है? विष्णु प्रयाग यानी कि विष्णु गंगा और ये धौली गंगा, और नंद प्रयाग यानी कि आपका नंदाकिनी नदी और अलकनंदा। क्लियर है? तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल के हिमालय से निकलने वाली क्या घाघरा नदी है? घाघरा तिब्बत से निकलती है, याद रखिएगा। तिब्बत में मेप्चा चुंगो से निकलती है, हिमनद से निकलती है आपकी घाघरा। गंडकी नेपाल से निकलती है, बिल्कुल नेपाल से निकलती है गंडकी, सही है। रामगंगा आपकी कहां से निकलती है? ये भारत से निकलती है, भारत से निकलती है चमोली जिला से। कहां से? चमोली जिला उत्तराखंड, चमोली जिला उत्तराखंड। और कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है। कोसी की कुछ धारा जो है वो तिब्बत से निकलती है, लेकिन कोसी नदी नेपाल से निकलती है। तो 3 और 1 2 3 और ये 4 होगा स्टेटमेंट, ये 4 है। तो 3 और 4 सही उत्तर है। तो 3 और 4, 3 4 कहीं भी स्टेटमेंट है? 3 और 4 कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है, 1 और 4 है साथियों, 1 और 4 है, 1 और 4, 3 और 4 कहीं नहीं है। तो 3 और 4 तो यहां ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, तो ई हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 3 और 4 क्लियर है? डी कैसे होगा भाई? बी कैसे होगा? पहले आप बताइए। आपको बात कहे हैं कि घाघरा नदी मानसरोवर के दक्षिण तिब्बत से निकलती है, मेप्चा चुंगो हिमनद से। वो नेपाल से नहीं निकलती है, ठीक है ना? नेपाल से नहीं, तिब्बत से निकलती है। घाघरा एक पार हिमालयन नदी है, ट्रांस हिमालयन नदी है। गंडक नेपाल से निकलती है, कोसी नेपाल से निकलती है। कोसी की कुछ धारा जो है वो तिब्बत से निकलती है, लेकिन कोसी में नेपाल से निकलती है। और रामगंगा जो है हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले से निकलती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? तो गोदावरी, तापी, कृष्णा, महानदी। तो गोदावरी डेल्टा बनाती है, कृष्णा डेल्टा बनाती है, महानदी तापी नहीं बनाती है। तो पश्चिम दिशा वाली कोई भी नदी नहीं बनाती है, याद रखिएगा। पश्चिम दिशा वाली कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है, कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4, 1 2 और 4, यानी कि सी जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। प्रायद्वीपीय नदियों और उनके उद्गम स्थलों के मिलान करना है। तापी, ब्रह्मगिरी, गोदावरी, अच्छा सुमेलित करना है ना। चलिए, तो तापी हो जाएगा, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर। तो बी हो जाएगा 4, कहां है बी। चलिए, ये दोनों में से तो ये दोनों गलत हो गया। कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर, तो सी हो जाएगा 2। तो कहां है C2, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो A3 हो जाएगा सतपुड़ा, तापी, कावेरी हो जाएगा ब्रह्मगिरी, D1। तो आपका डी सही उत्तर है। देखिए 1 2 खाली आपको पता है, आंसर आपको पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी इसका सही उत्तर है।
डी इसका सही उत्तर है, ए नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, C2 होगा। सी क्या होगा, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है तो सी का 2 होगा। तो C2 कहां है, डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून है? लैगून यानी कि सागर का पानी जब भूमि में प्रवेश कर जाए, सागर का जल जब भूमि में प्रवेश करे, जब भूमि में प्रवेश करे, ओके, तो भूमि में प्रवेश करे, तो आपको बता देते हैं ये थोड़ा कठिन है। चिल्का लगून है, पुलिकत लगून है, अष्टमुदी लगून है, पेरियार लगून नहीं है। तो 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, बी आंसर आपका हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बी पेरियार नहीं है, पेरियार नहीं है, बाकी सब है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी होगा 1 2 3, 1 2 3 होगा, बी होगा साथियों, बी। पेरियार जो है ये लगून नहीं है, पेरियार नदी है, पेरियार लगून नहीं है, ये पर्वतों से निकलती है, बाकी सारी आपकी लगून है। और अभिकथन है गंगा एक अत्यधिक प्रदूषित नदी है। बिल्कुल सही बात है, नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही प्रदूषित होती है। देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, जितना ज्यादा पवित्र होगा उतना कचरा होगा, काहे कि उतना ही लोग उससे में जाके नहाएगा धोएगा, अपना गंदगी छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही कथन स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए गलत है, तो ये दोनों तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया। देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। आर यहां है लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी है तो सबसे ज्यादा आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जितनी पवित्र होगी उतना उसमें कचरा होगा। ये तो गलत हो गया है। यार देखो, भले हम लोग मजाक में बोल देते हैं कि जितना पवित्र है उतने गंदा है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है भाई। ये कहीं ना कहीं धार्मिक चोट पहुंचा सकता है, और कभी भी किताब जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको क्या लगता है गंगा केवल इसी के कारण पॉल्यूट है? नहीं, जो हम लोग कचरा फेंकते हैं, जो शहर का सारा कचरा और सीवेज जाता है, उसके कारण भी वो गंदगी है। तो केवल एक कारण नहीं हो सकती है, पवित्र है इसलिए गंदी नहीं है, तो इसीलिए स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर होगा, बी, ठीक है ना। और ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। जितनी पवित्र होती है उतनी ही प्रदूषित होती है, क्योंकि हाँ बिल्कुल लोग उतना ही उसका इस्तेमाल करते हैं। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों में निकलती है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है, तो सोन आपकी नेपाल, सोन जो है अमरकंटक से निकल रही है, अमरकंटक, अमरकंटक, तो याद रखना अमरकंटक ये पहाड़ी है। शारदा और सरयू, शारदा सरयू किसको कहते हैं, घाघरा को कहते हैं, और घाघरा तिब्बत से निकल रही है। गोमती, रामगंगा उत्तराखंड से निकल रही है, उत्तराखंड, तो ये भी पहाड़ी इलाका है, तो केवल बची गोमती, ये पीलीभीत से, याद रखिएगा पीलीभीत से, पीलीभीत यूपी के मैदानों से निकलती है, यूपी से निकलती है गोमती नदी, और जाकर के कहां मिलती है, गाजीपुर, ग से गोमती, ग से गाजीपुर जो है, गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिलती है, ठीक है ना। तो गाजीपुर से गंगा में मिलती है, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोमती, गोमती कहां से निकलती है, यूपी से, और जाकर के गंगा से आपके गाजीपुर में मिल जाती है, यूपी में आपकी रामगंगा नहीं। यमुना कहां से निकलती है, तो यमुना बंदर पूंछ चोटी से, तो मैसूर श्रेणी के बंदर पूंछ चोटी से, बंदर पूंछ चोटी से, याद रखना है, पूंछ चोटी से निकलने वाली नदी को यमुना कहते हैं। यमुना यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है,
यमुनोत्री हिमनद से 1376 किलोमीटर बहते हुए गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज में। क्लियर है, प्रयागराज में मिल जाती है। तो बंदरपुर चोटी यानी कि बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का काम करती है? तो एक तरफ यमुना है और एक तरफ सोन है, और ये दोनों के बीच का ये जो जल विभाजक का काम करने वाला कौन सी पहाड़ी है? जल्दी से बताइए तो। जल विभाजक का कौन काम करता है? देखते हैं कौन सही बताता है। कौन है जो इसका सही जवाब बताएगा? फूल कुमारी जी, बिल्कुल आपका सबसे पहले सही आंसर आया, कैमूर। कैमूर की पहाड़ी जो है वो आपका, कैमूर जो है जल विभाजक का काम करता है। कैमूर पहाड़ी जल विभाजक का काम करता है, ये दोनों के बीच, यमुना और सोन के। और ये किसका भाग है? विंध्याचल का, विंध्याचल का भाग है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग बिल्कुल, लोहित बिल्कुल, कामेंग बिल्कुल। तो तीनों, 1 2 3, तीनों जो है आपकी डी जो है सही उत्तर है। तीनों आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में यारलंग जांगबो नदी किस नदी को कहते हैं? यारलंग जांगबो जो है आपके ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई 2,900 किलोमीटर। भारत में लंबाई जो है, भारत में 916 किलोमीटर, और इसका असम में 750 किलोमीटर। और अगर बात करें इसे अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल में इसे हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी। तो याद रखिएगा, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं अरुणाचल में। और बांग्लादेश में इसी नदी को, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, चुगनुआ, हिमगाज, यारलंग जांगबो, इसमें से कोई भी नहीं है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो आपका यारलंग जांगबो है, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करते हैं तो इसको जो है हम लोग तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में सांगपो नदी से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में यारलंग जांगबो लिखा हुआ है, क्योंकि तिब्बत किसका भाग माना गया है? तिब्बत चीन का भाग माना गया है, चीन का। समझ में आ रहा है ना? तो चीन का भाग है, याद रखिएगा, चीन का भाग है, चीन का भाग है, इसीलिए यारलंग जांगबो भी आपका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी के अनुसार। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र की मानस सहायक नदी है। गंगा प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर बहती है? तो याद रखिएगा, उत्तर की ओर, तो ये गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। अब गंगा, तो गंगा प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तर की ओर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिण की ओर। तो कोसी जो नदी है ऊपर से बहती है, कोसी, तो ये दक्षिण दिशा में होगी। घाघरा इसी दिशा में बहती है। गंडकी नदी आपकी, गंडक नदी यही दिशा में। तो एक बची पुत्र नदी। पुत्र किसको कहते हैं? तो पुत्र कहते हैं बेटा नदी को, बेटा नदी। और बेटा नदी किसको कहते हैं? सोन नदी का नाम है, सोन नदी। तो इसी के लिए आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सी जो है आपका सही। यहां पुत्र का मतलब है बेटा नदी, और बेटा सोन नदी को कहते हैं, और सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसून प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मानसून जो है आपकी पश्चिमी एशिया, नहीं,
दक्षिणी एशिया बिल्कुल, दक्षिण पूर्वी एशिया बिल्कुल। तो 1 और 3 में आपकी पाई जाती है आपकी मॉनसून प्रकार। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। तो केवल 1 और 3 यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पीजीटी 11 12 वाले भी निराश नहीं होना है, क्योंकि जीएस प्लस सब्जेक्ट केवल 999 में। आज ही जुड़िए हमारे साथ टीआरई 4 के लिए, जहां एक सशक्त टीम आपको पीजीटी लेवल यानी कि नेट जीआरएफ लेवल का तैयारी करवाएगी, जहां तार्किक रूप से सभी संबंधों के बारे में और सारे भावनाओं और रचनात्मक तरीकों के बारे में बताया जाएगा। तो आप अपने आप को अकेला फील नहीं करना है कि पीजीटी है, क्या इन लोग जो है अच्छे से हैंडल कर पाएगा। भैया बिहार शिक्षक भर्ती का मतलब 2 ऑफिसर्स एकेडमी, और शुरू से हम लोग समानांतर जो है रिजल्ट देते जा रहे हैं, जैसे पीआरटी में दे रहे वैसे पीएचडी में। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ केवल 999 के बैच में, जहां आप उच्च कोटि की उच्च श्रेणी की पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी इतनी कम कीमत में। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ। किसी क्षेत्र की जलवायु को सीधे नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक कौन है? तो जब भी जलवायु को निर्धारित करने वाला, अक्षांश, समुद्र, वायुदाब, देशांतर, ऊंचाई सब हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। याद रखिएगा, जब भी जलवायु के कारक होंगे, याद रखना है इसमें मैक्सिमम आंसर सभी होते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाला आपको याद रखना है, मैक्सिमम सभी चीजें होंगी। तो अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब, देशांतर, ऊंचाई सभी कारक होंगे। एम आई क्लियर? तो 1 2 4 5, क्यों 3 नहीं होगा क्या? देशांतर रेखा नहीं होता है? सही बात है, नहीं होता है। हम नहीं ध्यान दिए थे, सॉरी, हम नहीं ध्यान दिए थे, ठीक है ना? नहीं नहीं, देशांतर नहीं होगा, ठीक है ना? देशांतर नहीं होगा, देशांतर रेखा नहीं होगा। अरे भाई हम नहीं ध्यान दिए थे, सब देखो डी डी मारने लगा। ऐसे मत करो भाई, अगर मान लो हम डी मार दिए तो सब डी मारेगा, ऐसे नहीं करना है। हम देशांतर नहीं देखे, हम ये बता रहे थे कि एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में मोर देन 1 आएगा, तो मोर देन 1 में सभी होते हैं, ठीक है ना? तो 3 नहीं होगा। अर्नब ठाकुर सही बोल रहे, 3 नहीं होगा। हम देशांतर नहीं देखे थे, तो 1 2 और 4 5 होगा, तो 3 नहीं होगा। तो जहां जहां 3 है ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 5 यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 4 5, तो आपका सी जो है सही उत्तर। गजब है यार आप लोग, मतलब हम डी मार दिए तो पूरा लगातार डी 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 आने लगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? थोड़ा सा पढ़ना भी है, ठीक है ना? मान लीजिए हम कुछ समझाने के चक्कर में नहीं ध्यान दिए, आप लोग को तो ध्यान देना है ना, आप हमारे साथी हैं, तो यहां ध्यान देना है, ठीक है ना? तो देशांतर नहीं होगा, अक्षांश होगा, समुद्र से दूरी, वायुदाब, ऊंचाई। तो जी हां, सी आपका सही उत्तर होगा। अरब सागर शाखा और बंगाल की शाखा कहां वलय करती है? यानी कि इधर से एक शाखा गई, यहां से एक शाखा गई, दोनों कहां टकराती है भारत में? नीलगिरी नहीं, पूर्वी हिमालय नहीं, गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग में, या दोनों शाखाओं के कभी विलय नहीं होती है? तो आपका यहां ये आंसर हो जाएगा, यानी कि लगभग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों जो है हवाएं आकर के मिलती हैं, याद रखिएगा। तो यहां कहीं ना कहीं टकराती है आपकी। तो ये आपकी दिल्ली वाला क्षेत्र भी हो सकता है, दिल्ली वाला क्षेत्र भी हो सकता है, हरियाणा वाला क्षेत्र भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र, तो उत्तर पश्चिमी भाग के मैदानों में बिल्कुल ये टकराते हुए दिखती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में ये दोनों हवाएं टकराती हैं, नो डाउट टकराती हैं, ठीक है ना? उस स्थान की पहचान कीजिए जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। भैया पहचान क्या करना है? आंख बंद करके मौसिन राम मारना है। ये मेघालय में है, और मेघालय में भी कहां? खासी की पहाड़ी। मेघालय में भी कहां? तो याद रखिएगा, खासी की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी याद रखना है। यहां आपका सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे नम स्थान है, भारत की तो है ही, विश्व की सबसे नम स्थान है, नम स्थान। तो याद रखना है, विश्व की सबसे नम स्थान। यहां कहां कितना वर्षा होता है? तो वार्षिक वर्षा जो है, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा आपका 1080 सेंटीमीटर होता है, 1080 सेंटीमीटर होता है। ये बात आपको याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले स्थान को हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन को। मॉनसून भारत में कब पहुंचता है? तो मॉनसून भारत में शुरुआती जून में पहुंचता है, शुरुआती जून में, याद रखना है, शुरुआती जून में
तो शुरुआती जून हो जाएगा आपका। तो जून की शुरुआत में यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां ध्यान देना है कि ये हमारा भारत है, तो भारत में मानसून हवाएं जो हैं सबसे पहले केरल में पहुंचती हैं। और कब? 1 जून को। तो 1 जून को यानी कि शुरुआती जून को केरल में पहुंचती है भारत में सबसे पहले। उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां भारत में 50 सेंटीमीटर से, ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, आंख बंद करके टिक मारना है। तो लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, तो यानी कि 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यानी कि सी हो जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा सी। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनसून का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। मॉनसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, सही। मॉनसून एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उत्क्रमण और संदर्भित करता है। तो मॉनसून क्या है? एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा, बिल्कुल ये बात है। ये आवधि पवन है, आवधि पवन। और आवधि पवन जो है वो ऋतु पर निर्भर करते हैं। किस पर करते हैं? ऋतु पर निर्भर करते हैं, ऋतु पर निर्भर। तो याद रखिएगा ये सीजनल विंड है। क्या है? ये मौसमी यानी कि सीजनल विंड है और ये आपके सीजन में बहती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है? एम आई क्लियर? आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु से तात्पर्य लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और विविधताओं के कुल योग से है। तो और मौसम किसी भी समय की किसी भी क्षेत्र पर वायुमंडलीय की स्थिति को संदर्भित करता है। मौसम और जलवायु के तत्व समान हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सही है। तो सबसे पहले जलवायु में तात्पर्य लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र। तो 2 चीज आपको चुनना है। जलवायु का मतलब लंबे समय और बड़े क्षेत्र। तो ये स्टेटमेंट सही है। मौसम किसी भी का किसी क्षेत्र पर वायुमंडल की स्थिति को संदर्भित करती है। तो किसी भी समय यानी कि क्षणिक है, टेम्पररी है। तो ये भी आपका सही है। मौसम और जलवायु के तत्व समान है, बिल्कुल सही है। दाब हो गया, आपका तापमान हो गया, आपका वर्षा हो गया, ये सभी कारक दोनों के समान है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और ये बड़े क्षेत्र और बड़े समय के लिए होता है। मौसम का मतलब होता है वेदर और ये क्षणिक होता है, समय समय पर बदलता है और ये छोटे क्षेत्रों के लिए होते हैं। इसी के लिए गाना आपने अक्सर सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कभी भी आप ये नहीं सुनते हैं कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्योंकि जलवायु जल्दी नहीं बदलता है। तो भैया अगर आप जलवायु हैं तो आपका जो सहपाठी है, जो आपका साथी, वो खुश रहेगा कि भैया ये जलवायु ये जल्दी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप मॉनसून हैं या अगर आप मौसम हैं तो भैया सामने वाला टेंशन में रहेगा, क्योंकि मौसम क्षणिक होते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना है। सर सेम कैसे होगा बताते हैं। मौसम के कारक क्या हैं? मौसम के कारक, जलवायु के कारक, जलवायु के कारक जो उस पर निर्भर। तो तापमान, दबाव, वर्षा, यहां भी तापमान, दबाव, वर्षा, है कि नहीं? तो दोनों के कारक तो सेम ही है ना, दोनों के कारक तो सेम ही है। तो बस ये इन कारकों को लंबे समय तक पड़ता है, ये कम समय के लिए पड़ता है, बस अंतर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षण के प्रादेशिक विविधता के संबंधन, तो प्रादेशिक विविधता में हिमालय में वर्षा ज्यादातर बर्फबारी के रूप में होता है, बिल्कुल सही बात है, हिमालय में बर्फबारी होता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा सर्दियों की शुरुआत में होती है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पूर्वी मानसून, यहां कब वर्षा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान, उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान। और उसके बाद है उत्तरी मैदानों में सामान्यतः पश्चिमी से पूर्व की ओर वर्षा में कमी आ जाती है। तो उत्तरी मैदानों में पश्चिम से पूर्व, तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग को यहां ध्यान देना होगा कि पश्चिम से पूर्व जो है आपका ये कैसे होगा, इस पे भी हम लोग को चर्चा करना है। तो उत्तरी मैदानों में सामान्यतः
पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में कमी हो जाती है। तो पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है। तो जो बंगाल की खाड़ी से जो नमी आती है वो सामान्यतः आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वर्षा में कमी आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी जो वर्षा वो किसके, मानसूनी वर्षा की बात कर रहा है, और बंगाल की खाड़ी में कैसे प्रवेश करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए यह हवाएं अपना पानी जो है वो कम कर देता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी मैदानों में कहां से हवाएं प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी से। उत्तरी मैदानों में कहां से प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है। इसलिए पहले बंगाल, फिर बिहार और फिर यूपी, ऐसे होते हुए ये नमी छोड़ते हुए जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट सही है। तो केवल एक और दो हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जलवायु के निर्धारण के हिमालय की भूमिका क्या है। हिमालय एक जलवायु विभाजक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है, बिल्कुल ये भी बात है कि आपके हिमालय के कारण ही आपके, क्योंकि हिमालय के पर्वतों से ये टकराते हैं, शिवालिक से टकराते हैं, पूर्वांचल से टकराते हैं, और उसी के कारण वर्षा होती है। तो आपका दोनों कथन जो है वो सही है। तो याद रखिएगा, दोनों, सी जो है आपका सही उत्तर है, सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है, तो दोनों कथन जो है आपका सही है। आपको यह भी बता देते हैं कि यहां ए होगा। उत्तरी मैदान में अगर हम बात करते हैं, उत्तरी मैदान, तो ये अरावली है, यहां तक तो गुजरात तक तो ये ब्लॉके है पश्चिमी घाट से, तो यहां तो हवा पासे नहीं करेगा, तो हवाएं इधर से आती हैं। और इधर से कैसे हुआ, पूर्व से पश्चिम, तो ऐसे होगा ना, पूर्व से पश्चिम, तो नमी यहां से कम होते जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, पूर्व से पश्चिम कम होगा, उधर से कम नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है, गलत बात है, भूमध्य सागर से होती है। कहां से होती है, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी प्रवाह द्वारा भारत में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम यानी कि पश्चिमी जेट प्रवाह जो है इसको लेकर के आती है, तो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट प्रवाह। तो आपका केवल 2 है सही, तो आपका केवल 2 यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है, तो बी जो है आपका सही उत्तर है, ओनली 2। उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ITCZ के संदर्भ में बात करना है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा अक्षांशों में एक निम्न दाब का व्यापक गर्त है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ITCZ इज अ लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर। यह सूर्य की अभिसारी गति के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, तो कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, सूर्य की लंबवत किरणों के कारण इनमें भी बदलाव होता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही बात है। तो जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणें बदलेंगी, ITCZ भी उत्तर दक्षिण होते जाएगा, और जहां भी ITCZ बनेगा वहां लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब व्यापक गर्त बनेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मॉनसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। मॉनसूनी पवन एक स्थिर पवन होती है, गलत स्टेटमेंट है। अस्थिरता, इसमें स्थिरता नहीं होती है। ये देखिए, व्यापारिक पवन स्थिर होती है। व्यापारिक पवन जो है, व्यापारिक पवन यानी कि ट्रेड विंड जो है वो स्थिर होती है। ट्रेड विंड ये स्थिर होती है, नो डाउट स्थिर होती है, लेकिन मॉनसून स्थिर नहीं होती है। मॉनसून आपकी हमेशा बदलते रहती है, तो स्थिर नहीं होती है, मॉनसून नहीं होती है। मॉनसून एक स्थिर पवन नहीं है, तो हमेशा ही अपनी दिशा और गति बदलते रहती है, इसलिए यह स्थिर पवन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। भारत में वर्षा कराने के लिए एकमात्र प्रणाली अरब सागर से उत्तर मॉनसून होती है, गलत बात है। बंगाल की खाड़ी भी है, बंगाल की शाखा भी है, बंगाल की शाखा भी है, तो केवल अरब सागर शाखा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट यानी कि न तो एक होगा और न तो दो, दोनों जो है आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही उत्तर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। मॉनसूनी पवनें स्थिर होती हैं, मॉनसूनी पवनें स्थिर नहीं होती है, ये अपनी दिशा और अपनी जो वेग है वो बदलते रहती है।
क्या केवल बंगाल की खाड़ी से भारत में मानसून आता है? नहीं, दो शाखाओं से भारत में मानसून आता है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून भारत एकमात्र प्रणाली सागर, ठीक है, वो हो चुका है, तो ना तो एक हो जाएगा और ना तो दो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो 62 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये अभी तुरंत हम लोग बनाए थे। भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका तीन क्षेत्र है। पश्चिम घाट, दूसरा है आपका उत्तर पूर्वी राज्य, और तीसरा है अंडमान निकोबार। बस, इसके अलावा और कहीं भी आपका 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा नहीं होता है। तो उत्तर पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय हिल्स, कोरोमंडल, पश्चिमी घाट। क्लियर है? तो उप हिमालय क्षेत्र यानी कि सब हिमालयन क्षेत्र, और मेघालय के हिल्स, बिल्कुल नो डाउट। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, बी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है? बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? केरल में। याद रखिएगा, 1 जून को केरल, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमृतसर और शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर है, लेकिन इनके जलवायु में अंतर है, इनके ऊंचाई में अंतर के कारण। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है? याद रखिएगा, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान घटता है, तापमान घटता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है, और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री तापमान घटता है। तो याद रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सामान्य चूक दर कहते हैं। सामान्य चूक दर कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो कभी कभी एक ही अक्षांश, इसका सबसे बेहतर एग्जांपल क्या हो जाएगा? किलीमंजारो। किलीमंजारो ये कहां पर है? तो ये विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा पर है, और विषुवत रेखा पर होने के बावजूद इसकी जो चोटी है, यहां हमेशा क्या जमी होती है? बर्फ जमी होती है, क्योंकि इसका ऊंचाई उतना ज्यादा है। तो किलिमंजारो अफ्रीका में सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इसका। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु खींचते हैं, जिस वायु का प्रभावित कैसे होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, व्यापारिक पवनें, पछुआ। तो मानसून पवनों को क्या कहते हैं? मानसून पवनों को हम लोग दक्षिण पश्चिमी पवन कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी पवन कहते हैं, हाँ या ना, ये बता चुके हैं। तो क्या होता है? तो ये आपका भारत है, और भारत जो है गर्म होने के कारण लो प्रेशर बनता है, और महासागर पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवाएं जाती हैं, इनकी दिशा क्या है? तो साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं इसको। साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत। अब देखो, एक बात और बता रहे, उत्तरी बंगाल का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा के ऊपर, हाँ या ना? और कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? शीतोष्ण। और आपको पहले भी बताए हैं, कोपेन का मतलब शीतोष्ण, और शीतोष्ण कैसे शुरू होता है? सी से। तो यहां जहां भी ए है, ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंध। क्या होता है? उष्ण कटिबंध। और यहां 3 जगह ए है, बस एक जगह CWG है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, CWG। तो याद रखिएगा, आपके उत्तरी बंगाल का मतलब कर्क रेखा के ऊपर, और कर्क रेखा के ऊपर जो है आपका शीतोष्ण, और नीचे उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र रहता तो हो सकता था कि ए से शुरू हो, लेकिन यहां कर्क रेखा के ऊपर वाला बात कर रहा है, तो वो सी से शुरू होगा, तो CWG यानी कि डी आंसर होगा।
एक मौसम विज्ञान स्टेशन औसत, ये एकदम एनसीईआरटी का है। और देखिएगा, हो सकता है कि आपका बीपीएससी पूछ ना दे, आंसर याद रखिएगा चेन्नई है। वार्षिक तापमान 26 डिग्री, वर्षा 63 और फिर परिसर तापमान 9 डिग्री। अगर आपको ये आंकड़े मिलेंगे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है, समझ जाइएगा ये चेन्नई का बात कर रहा है, चेन्नई का बात कर रहा है, बी आंसर होगा। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये आएगा चेन्नई। 17वीं बीपीएससी केवल 999। देख लीजिए भैया, जिन्हें भी सपना है अपना सिविल सेवा पूरा करने का, आज ही जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि 17वीं बीपीएससी में आपको एक्सपर्ट टीचर जो है सिविल सेवा की तैयारी करवाएंगे। और क्यों पड़े हो चक्कर में साथियों, कोई नहीं है टक्कर में, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन रणनीति लागत प्रभावी है? तो याद रखिएगा, वर्षा जल संचयन जल। तो वर्षा जल संचयन जो है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है बचाने का। और सबसे पहले ये कौन अपनाया था? तमिलनाडु। एनसीईआरटी में ये है तमिलनाडु। आप लोग से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जरूर पढ़िएगा जाकर के। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं? राजस्थान में आपको वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं? वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं? जल्दी से देखिएगा, अभी मत देखिएगा, घर पे जाकर के देखिएगा राजस्थान में क्या कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वह वनस्पति जो मानव सहायता के बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से बढ़ती है, उसे हम लोग शुद्ध वनस्पति यानी कि वर्जिन वनस्पति कहते हैं। वर्जिन जो अनटच्ड हो, वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं, वर्जिन फॉरेस्ट। इसको दूसरे भाषा में अनटच्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं, अनटच्ड फॉरेस्ट या फिर शुद्ध वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा जो इंसान काटा नहीं है, जिसको छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, ठीक है ना, उसको हम लोग, हाँ, टंका। वेरी गुड। आगे बढ़ करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों की प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, वन प्रतिशत, एक होता है वन सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वन जो है ये एमपी होगा, ठीक है ना, एमपी होगा, सर्वाधिक वन एमपी। वन प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक कौन होगा? तो वन प्रतिशत में आपका मिजोरम सर्वाधिक है, मिजोरम। तो याद रखिएगा, मिजोरम सर्वाधिक है, यानी कि फॉरेस्ट प्रतिशत में मिजोरम, यानी कि सी आंसर होगा। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक वन भारत में एमपी में है और सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में है, ये दोनों में आंसर है। भारत में सर्वाधिक फैले वन कौन से हैं? सर्वाधिक फैला हुआ वन आपका उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंध सर्वाधिक वन है, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट ये सर्वाधिक है, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा भारत में, सबसे ज्यादा, सब पढ़ा चुके हैं आपको, सब पढ़ा दिए हैं। आपके भी अंदर का कॉन्फिडेंस बता रहा होगा कि आप पढ़े हैं या नहीं। किसी प्रकार के वन में चंदन, चंदन वगैरह याद कीजिए, महुआ, ये सब किसका है? पर्णपाती वन का है। तो शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, तो ये नम पर्णपाती वन का है, याद रखिएगा, नम पर्णपाती वन में ये पाए जाते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंवला, चंदन, ये सब नम पर्णपाती वन, यानी कि सी होगा, सदाबहार नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल है? तो जैसी सिमलीपाल नाम होगा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ओडिशा। तो उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी। किसी को कोई दिक्कत भी हो रहा है क्या? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन में? और उम्मीद करते हैं कि आपके 95% क्वेश्चंस एकदम आसान है, आपसे बन रहे होंगे, और 1-2-3% वाला है तो भैया वो आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है ना। रबड़ उगाना किस प्रकार की वनस्पति है? तो रबड़ जो है इसमें अधिक वर्षा और अधिक तापमान चाहिए, अधिक वर्षा
और अधिक तापमान। तो आप बताइए ये कैसा होगा, उष्ण कटिबंध ना, तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा उष्ण कटिबंध के अंदर रबड़ आएगा। सिनकोना, सिनकोना से ही हम लोग क्विनाइन, याद रखना है क्विनाइन जो है, जो एंटी मलेरियल ड्रग बनाते हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग जो है ये आपके 3 क्षेत्रों में पाई जाती है मुख्य तौर से, नीलगिरी, अन्नामलाई, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और जो कि पश्चिम बंगाल से ही असम सटा हुआ है, तो याद रखिएगा सिनकोना में कितना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो याद रखिएगा आपको क्षेत्र भी बता दिए हैं, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यानी कि ए जो है सही उत्तर होगा। उष्ण कटिबंध सदाबहार वनों के संदर्भ में बताना है, ये वन ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या आपके उष्ण कटिबंध सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे, जहां का वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। समझ गए, तो यहां आपके सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब बताइए क्या ये ठंडे क्षेत्र में पाए जाएंगे, नहीं। क्या यहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, बिल्कुल। ये वन विरल हैं, गलत स्टेटमेंट है। ये वन विरल कैसे हो गए, ये वन घनत्व वाले क्षेत्र होंगे, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। विरल कैसे हो सकते हैं साथियों, विरल का मतलब होता है आपका, विरल का मतलब होता है जहां बहुत कम पाए जाते हो वृक्ष। तो वृक्ष यहां कम पाए जाएंगे, यहां तो सदाबहार वन है ना, तो यहां तो बहुत सारे वृक्ष पाए जाएंगे ना, तो केवल 2 होगा ना। ये वन विरल कैसे हो जाएगा, आप बताइए, समझ में आ रहा है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इन वनों की मानसूनी वन भी कहा जाता है, बिल्कुल। उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन जो है ये आपके 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें से 70 से 100 सेंटीमीटर को शुष्क पर्णपाती कहते हैं, शुष्क पर्णपाती, और 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र को नम पर्णपाती कहते हैं, नम पर्णपाती। अब यहां तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती को मॉनसूनी वन भी कहता है, हाँ बिल्कुल। ये वर्षा 70 से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये गलत है। यहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा केवल कौन सा कथन होगा, केवल एक, ए जो है आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने से प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंध से टुंड्रा प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, यह भी आपका सही बात है। देखिए हिमालय की जब बात होती है, हिमालय का मतलब केवल आपका वो ठंडा बर्फ वाला क्षेत्र नहीं होता है, आपका पूर्वांचल भी हिमालय का ही भाग है, जिसके अंतर्गत आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सभी आते हैं। तो याद रखिएगा हिमालय का केवल मतलब आपका बृहत ही हिमालय नहीं हुआ, उसके अंतर्गत लघु आपके शिवालिक और पूर्वांचल भी आते हैं, और इसमें उष्ण कटिबंध से लेकर के टुंड्रा प्रकार के वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में, तो मैंग्रोव वन यानी कि डेल्टा क्षेत्र में, तो ज्वार भाटा से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में मैंग्रोव सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि मैंग्रोव जो है एक प्रकार का हेलोफाइट है। मैंग्रोव क्या है, हेलोफाइट है, और हेलोफाइट जो है याद रखिएगा ये नमक में जिंदा होते हैं, नमक चाहिए इनको, नमक चाहिए। और ज्वार नदमुख और ज्वार भाटा कहां आता है, सागर में आता है, ज्वार भाटा सागर में, तो सागर का पानी नमकीन होता है, इसलिए मैंग्रोव यहां पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती है, बिल्कुल, इसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटापोर्स। तो न्यूमेटापोर्स कहते हैं,
न्यूमेटापोर्स उन्हें कहते हैं जो अपने जड़ों से सांस लेते हैं। तो जड़ों से सांस लेने वाले को हम लोग न्यूमेटापोर्स कहते हैं। तो लेने वाले को याद रखना है, वाले को न्यूमेटापोर्स कहते हैं। तो मैंग्रोव अपने जड़ों से लेते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है? एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा भागों में पाई जाती है? गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो चारों के डेल्टा में पाई जाती हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि डी जो है इसका सही आंसर है। डेल्टा क्षेत्र यानी कि आपका याद रखिएगा, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। मजा आ रहा है साथियों? मजा आ रहा है? बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कुछ सपने आपने आपने देखे थे, आपकी आंखों में हमने कुछ सपने देखे, बस उस सपनों को पूरा करने की हमारे अंदर आस है और दिन रात आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि सफलता आपको दिलाना ही हमारा प्रयास है। तो बस इसी बात पर हम हमेशा मेहनत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां, ठीक है, चलिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो याद रखिएगा, नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी, मुन्नार। तो ये चारों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चारों हो जाएंगे, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करिए। नंदा देवी कहां है? तो नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नौकरेक कहां है? तो नौकरेक आपका असम में नहीं है, नौकरेक आपका मेघालय में है। उसके बाद डिब्रू कहां है? तो ये आपके असम में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगस्तमाला कहां है? केरल में है। तो ये सही है, ये सही है। तो ए और डी, तो ए और डी यानी कि 1 2 3 4। तो इसमें से आंसर कौन सही है? 1 और 4। तो 1 और 4 आपका सही उत्तर है। तो 1 और 4 यानी कि सी जो है सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़े क्षेत्र में है? आंख बंद करके, उष्ण कटिबंध नम पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा, ये आपके कहां पाए जा रहे हैं? तो जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो, उस क्षेत्रों में नम्न पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहां जो है आपके, ये भारत की सर्वाधिक पाए जाने वाली वनों में से एक है। तो सबसे ज्यादा पर्णपाती, और पर्णपाती में भी सबसे ज्यादा नम पर्णपाती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर। सागौन और साल, देखिए अभी तुरंत, साल और सागौन किस प्रकार की है? तो साल पर्णपाती है, तो यहां आपके पर्णपाती के अंतर्गत आ जाएगी। तो साल हो गया, सागवान हो गया, सागौन हो गया, ये सभी आपके पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, पर्णपाती वन के अंतर्गत आएंगे। बर्च का पेड़ कहां पाया जाता है? एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी में मान लीजिए पूछ दिया बर्च, तो बर्च का पेड़ कहां पाया जाएगा? जल्दी से बताइए। तो हिमालय में पाया जाएगा। बर्च का पेड़ हिमालय में पाया जाएगा, याद रखिएगा। कत्था, जो पान में कत्था लगता है, पान में जो कत्था लगता है, याद रखना है, पान में जो कत्था लगता है, जो मुंह को लाल करता है, लाल रंग के लिए, ये कत्था किस से बनता है? साल, खैर, बबूल, सजा। तो खैर से बनता है। तो खैर जो है आपका सही उत्तर। तो पान में जो बीटल रूट, जो आपका बीटल लीफ है, उसमें जो कत्था है वो आपके खैर से बनता है। तो हाथों में गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। और भैया एक बात याद रखना, टीआरई 3 वालों, टीआरई 4 वालों, कि जब तक तुम्हें सफलता ना दिला दे, हम ना रुकने वाले हैं और ना ही थकने वाले हैं, क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, लगातार मेहनत इसी तरह से आपके परीक्षा तक करते रहेंगे। और टीआरई 4 वाले टेंशन
टेंशन नहीं लेना है, आपके भी परीक्षा के समय में इसी तरह से लंबा मैराथन होगा और हर संभव प्रयास रहेगा कि हर प्रकार का आपका क्वेश्चन करवा दिया जाए। क्योंकि आप लोग एक बात नहीं भूलिएगा, 36 आएंगे 36 जाएंगे, लेकिन भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह ही दिलवाएंगे, यह बात याद रखिएगा। क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो साथियों चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी हिमालय में समशीतोष्ण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देवदार हो जाएगा। तो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में देवदार सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं उगते हैं? छत्तीसगढ़ में आपके नहीं उगते हैं, बाकी सभी जगह पर आपके दिखेंगे। तो सी जो है छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जहां वृक्ष नहीं उगता है, नहीं उगता है, कहां उगता है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इस बार बता रहे हैं कि नहीं उगता है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे वन की ज्वाला, वेरी गुड क्वेश्चन, वन की ज्वाला हम लोग किसे कहते हैं? तो पलास का वृक्ष को कहते हैं, पलास का वृक्ष। लेकिन यहां पलास का जो साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम है साथियों, साइंटिफिक नेम है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। तो ये आपके कहां पाए जाते हैं? तो ये आपके बिहार में पाए जाते हैं, यूपी में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, याद रखिएगा गुजरात। तो इन सभी राज्यों में आपके पलास का पेड़ यानी कि ब्यूटी मोनोस्पर्मा जो है पाया जाता है। इसे हम लोग वन की ज्वाला कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आएगा तो यही वाला कट आउट देंगे और बोलेंगे कि देखो क्वेश्चन बोले थे ना कि वनों की जो है ज्वाला किसे कहते हैं? तो पलास यानी कि आपका ब्यूटिका मोनोस्पर्मा को कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले पीआरटी 1 to 5 वाले साथियों केवल 999, हम एकदम थक गए हैं बताते बताते कि भैया कहां आपको एडमिशन लेना है। अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का मतलब केवल एक ही स्थान, द ऑफिसर्स एकेडमी बिहार में। क्योंकि अंकेश सिंह भूगोल का शिक्षक आपको यह बोल रहा है कि केवल 999 में आप यहां आइए और आप पढ़िए और पढ़ करके खुद बताइए कि आपके साथ जो है वो कैसा हुआ, आपको सही से पढ़ाया गया या नहीं। तो आपसे बेहतर और कौन बता सकता है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यहां खड़ा होकर के अगर यूट्यूब पर इतना धांसू पढ़ा सकते हैं भैया, तो पेड में आपको कैसा पढ़ाते होंगे। तो जितने भी पेड वाले छात्र हैं एक बार जरूर बता दीजिए इन सभी लोगों को कि क्या कोई कमी करता है अंकेश सिंह आपके पेड बैचेस में। अगर करता है तो बिल्कुल बताइए, और अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाता है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग जो है हमसे पढ़े नहीं है पेड बैच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। तो पहली जनगणना 1872 और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। यह बात आपको याद रखना है। क्लियर है? एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और कोई राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश है। बिहार का संख्या जो है तीसरा नंबर पे आता है। थर्ड सबसे ज्यादा आबादी वाला बिहार है, और सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो है आपका, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला राज्य 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन इंडिया कौन सा देश का है? तो नन ओनली आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपका, बांग्लादेश आंसर होगा। बांग्लादेश का जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ पीपल। तो इस हिसाब से बिहार जो है
बिहार भारत का सबसे घना राज्य है, घना राज्य। और घना राज्य कितना है? 1106 लोग रहते हैं एक किलोमीटर स्क्वायर में। और सबसे कम कौन है? तो सबसे कम घना कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं, 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि। अब यहां देखिए, किस वर्ष में भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजना, अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको टिक मार देते हैं, स्टार मार देते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। तो व्यापक परिवार नियोजना जो है 1972 में शुरू हुआ था, 1972 में आपका शुरू हुआ था आपका प्लानिंग। क्लियर है? 1972, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग अनुपात को परिभाषित करता है? लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो। तो आपको बताए थे 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, 943, लेकिन 2024 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। क्लियर है? तो अब महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष जो हैं कम है। तो पुरुष सावधान हो जाएं, आने वाले लाल रेड डाटा बुक ऑफ आईयूसीएन आप विलुप्त प्रजाति होने वाले हैं। तो जितने भी पुरुष मुझे सुन पा रहे हैं, आईयूसीएन के द्वारा रेड डेटा बुक जो है वो पब्लिश होता है और उसमें आने वाले समय में पुरुष जन जो है, लड़के जो है, वो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आएंगे जिस रफ्तार से महिलाएं बढ़ रही हैं। ठीक है ना? तो ये 2011 का आंकड़ा है और 2011 के आंकड़ा के अनुसार 943/1000 था। भारत अब जो है कहानी बदल चुका है, अब 1000 प्लस है, 1000 प्लस है प्रति 1000 पुरुषों पर। क्लियर है? आते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जीवित जन्मों को कहते हैं। भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। हमेशा नहीं साथियों, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यह सही स्टेटमेंट है, भारत में जन्म दर हमेशा नहीं रहा है। सन 1921 से पहले कहानी अलग था। सन 1921 से पहले जो है कहानी अलग था और 1921 के बाद का कहानी अलग है। तो भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से नहीं अलग था। 1921 से पहले मृत्यु दर अधिक थे और जन्म दर जो है वो कम था, लेकिन बाद में जन्म दर अधिक हो गया, मृत्यु दर कम हो गया स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के कारण। तो केवल एक ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। हमेशा शब्द गलत है। भारत में वर्तमान में जन्म दर जो है वो अधिक है, नो डाउट। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, जिसका किडनी भी फेल कर गया उसको भी किडनी ठूस ठास के जिंदा रख रहा है डॉक्टर। तो इसी के लिए जन्म दर जो है वो बढ़ा हुआ है, मृत्यु दर कम हो गया है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था भाई। 1921 से पहले मृत्यु दर जो थे वो जन्म दर जो है वो कम था, मृत्यु दर अधिक था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि परिमाण संदर्भित करता है। तो प्रत्येक वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या, वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती है। तो याद रखिएगा, वह दर जिस पर संख्या बढ़ती है उसे हम लोग जनसंख्या वृद्धि का प्रमाण मानते हैं। तो याद रखिएगा, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती है उसे हम लोग जनसंख्या वृद्धि का परिणाम के संदर्भित करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जोड़े गए को हम जनसंख्या वृद्धि भले कहते हैं, लेकिन ये वह दर है वो जनसंख्या बढ़ाती है। क्लियर है? तो सी हो जाएगा एज पर एनसीईआरटी। माइग्रेशन जनसंख्या, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, और प्रवास से दोनों आपका प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र जो है उस पर असर पड़ता है, उसमें बदलाव होते हैं। अगर गांव से कोई जा रहा है तो गांव से जा रहा है दिल्ली,
तो याद रखिएगा, कोई अगर गांव से दिल्ली जा रहे काम करने तो गांव में लोग क्या होगा, घटेगा, और दिल्ली में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो दोनों पर असर होगा, हां या ना, केवल एक पर असर नहीं होगा। तो एक जगह घटेगा तो एक जगह बढ़ेगा, तो इसी के लिए दोनों पर असर होगा। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रवास में हमेशा दोनों स्थानों पर असर बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भैया बिहार है सबसे कम। और हमको बहुत ही अफसोस आ रहा है ये कहने में, लो इसीलिए एक पर्सनल मेरा है। तो ये जो आपका सही उत्तर है। लोग हमसे कहते हैं कि सर आप 11, 12 घंटे क्यों पढ़ाते हैं, क्या मिलता है आपको पढ़ाने से 12 घंटे? तो जब हम बच्चे थे और जब मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाते थे, तो जब उनमें कमियां होती थी तो हम एक ही बात बोलते थे कि जिस दिन अगर हम शिक्षक बन जाएंगे ना, ये सारी कमियों को दूर कर देंगे। ये ऐसे पढ़ाते हैं ना, हम वैसे पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे में किया गया वादा हमने खुद से किया था कि अगर हम जीवन में कभी शिक्षक बने तो मेरे कलम में वो ताकत होगा जिससे हम कई भारत के भविष्यों का निर्माण करेंगे। और आज हमें बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि एक समय बिहार में गुणवानों की तूती बोलती थी, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, वशिष्ठ नारायण हो, आपके बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हर बिहारी हो गया बदनाम, हर बिहारी का जो साक्षरता दर है वो एकदम निम्न हो गया। और आज भारत में सबसे कम लिटरेसी बिहार का है। इसलिए अंकेश सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर खड़ा होकर के ये सभी बिहार वासियों को कहता है कि पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। और हम वादा करते हैं कि जब तक ये हाथ में कलम रहेगा हम पढ़ाएंगे बिहार को और हम बढ़ाएंगे बिहार को। चाहे हमको 12 घंटे क्या 24 घंटे का सेशन क्यों ना लेना पड़े, बार बार हम लेंगे अपने बिहार के लिए, क्योंकि आप केवल आप नहीं हैं, आप बिहार का गौरव हैं। आप शिक्षक केवल नहीं बनिएगा, आप तमाम बिहार के वो छोटे छोटे नन्हों बच्चों के सपनों को बुनिएगा और वही आगे जाकर के हमारे बिहार का नाम रोशन करेंगे और साक्षरता दर को और बढ़ाएंगे। और इसलिए दिन रात हम मेहनत करते हैं और दिन रात आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर मेरी ओर से कर दी गई तो तमाम जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनका भविष्य का निर्माण हम करेंगे। और जिनका भविष्य का निर्माण हम करेंगे वो कई हजारों और लाखों बच्चों का भविष्य का निर्माण करेंगे। और फिर से बिहार हमारा फिर से वही बिहार होगा जहां गुणवानों की तूती बोलती थी। तो जी हां, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। और हम सब ये वचन देते हैं एक दूसरे को, और आप भी हमारे साथ बोलिए कि हम पढ़ाएंगे बिहार को और आगे बढ़ाएंगे बिहार को। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे साथियों अगले सेशन में एनसीईआरटी का 10वां का लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। थैंक यू सो मच।